फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 18th ऑफ अगस्त 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में टोटल आज हम लोग 5 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो पांचवा आर्टिकल है वो आज के एक केस के बारे में है जिसकी आज सुनवाई होने वाली है कि जो 3 जजेस की बेंच है वो डिसाइड करेगी कि कब करप्शन के लिए एलिगेशन जो है वो जुडिशरी के ऊपर पब्लिकली बोला जा सकता है, पूर्व जजेस के नाम लिया जा सकता है, या फिर जो सिटिंग बेंच है उसके लिए क्या, जो सिटिंग जजेस हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, जो भी चीज़ है उसके बारे में आज सुनवाई होगी। तो उसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जुडिशरी से रिलेटेड हमारा सेकंड आर्टिकल भी है कि इसमें क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो इनका डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है पिछले कुछ जजमेंट्स के एग्जाम्पल लेकर के। तो ये एग्जाम्पल जो है आप बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, क्योंकि वैसे ही हम लोग अगर पॉइंट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए इस वाले एडिटोरियल से हमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो केरला के गवर्नेंस के ऊपर में, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नेंस है वो कुछ दिन में बहुत ज़्यादा निंदनीय रही है और उस वजह से इसके ऊपर अभी ये आर्टिकल आया है। तो 8-10 इसमें पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम मतलब इम्पॉर्टेंट है। गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको फॉर्डर पॉइंट यूज़ कर सकते हो। इसके बाद थर्ड आर्टिकल जो है वो ज्यूरिडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट इन रनिंग ऑफ दिल्ली। तो 2018 में जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का जो एक जजमेंट आया था, तो उसके अंदर में बताया गया था कि दिल्ली की क्या-क्या जुरिस्डिक्शन है और यूनियन गवर्नमेंट की क्या-क्या है। तो उसके ऊपर इंटर स्टेट रिलेशनशिप से इंक्लूडेड, जैसे जीएस पेपर 2 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो ये आर्टिकल है, ठीक आर्टिकल है, थोड़ा लंबा आर्टिकल है। इसके बाद अ बेटर टेस्ट। अब देखिए हमने आज प्रीलिम्स करंट अफेयर्स वाले में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर में वही डिटेल इसके अंदर एडिटोरियल्स है कि प्रोसीड्यूर क्या होता है उस टेस्ट का। तो ये फोर्थ आर्टिकल में है कि अब सलाइवा टेस्ट भी जो है कोरोना वायरस के लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप है। तो इसमें क्या है कि अब जो नंबर्स ऑफ टेस्ट है वो काफ़ी रिलायबल भी है, मतलब उसके जो उसकी जो टेस्ट की जो प्रोग्रेस है वो उतनी ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं आती है, फॉल्स नहीं आती है, ज़्यादातर पॉजिटिव ही आती है। तो ये चीज़ पॉजिटिव इन द सेंस कि ये नहीं कि बहुत लोग इससे बीमार दिखते हैं, मतलब ये कि जो सही है वो सही उसमें दिखता है सही तरीके से। तो जितने भी हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो gkmonk.com जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका जो एड्रेस है वो है आपका द हिंदू 365 बिना स्पेस के। आप वहाँ से जाकर ये सब चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हमारे उसमें 17 सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसके अलावा भी अगर एक दो अगर और आपको मिल जाए इसमें इसी नेम से चैनल, तो उनके पास नहीं जाना है। 17 जो सब्सक्राइबर है वही हमारा है, उसी को आपको सब्सक्राइब करना है। वहाँ से आप एडिटोरियल्स के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फेलिंग टू राइज टू चैलेंजेस ऑन गवर्नेंस इन केरला। तो ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल क्या है, अभी देखिए केरला में कुछ दिन में बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ आए हैं। अभी ये मैन मेड भी हैं, फिर आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि ओखी जो साइक्लोन आया था, उसके बाद अभी 2018 2019 ये सब में फ्लड आया है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। तो ये सब अभी केरला में बहुत ज़्यादा हो रहा है कुछ पिछले कुछ दिनों में, जिसके वजह से जो स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा एक धक्का लगा है। स्टेट इकोनॉमी कहाँ-कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में टूरिज़्म सेक्टर जो है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। इसके अलावा जो बाहर देश से लोग वहाँ पे रेमिटेंस भेजते हैं अपने घर परिवार को, तो उससे भी केरला स्टेट को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। तो अभी बाहर देश से, जैसे हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि बाहर देश जैसे अबू धाबी और गल्फ कंट्रीज़ में बहुत सारे केरला और साउथ इंडियन लोग रहते हैं, तो वो वहाँ से अब वापस आ चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो वहाँ से अब रेमिटेंस नहीं आएगा। उसके बाद अभी जो फ्लड और ये सब आ रहा है, तो उसके बाद एग्रीकल्चर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब चूँकि नेशनल डिज़ास्टर वहाँ पे आया हुआ है, तो जिस वजह से जो टूरिज़्म है वो भी उतना अच्छा वहाँ पे घूम फिर नहीं रहा है। इसके अलावा कोरोना की वजह से तो वो है ही प्रॉब्लम। तो अभी आगे चल कर के कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर और फिर उसके बाद ये स्टेट इकोनॉमी को मेंटेन कर पाएगी केरला की सरकार, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी विवाद चल रहा है और डिस्कशंस चल रहे हैं केरला के अंदर में। तो उसी के ऊपर आर्टिकल में राइटर भी कहते हैं कि देखिए केरला जो था वो सबसे पहला ऑफिशियली ये अनाउंस किया था कि हमारे देश में जो है कोविड-19 का केस आ चुका है, और केरला ही स्टेट पहला है जो कि ऑफिशियली अनाउंस किया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो रहा है। कुछ दिन पहले इस केरला को ये चीज़ बता दिया गया था कि आप देखिए इसको निपाह वायरस की तरह ट्रीट नहीं करना है, ये और थोड़ा-सा ज़्यादा ग्रेटर थ्रेट है, तो इसको और केयरफुली आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद केरला ने थोड़ा बहुत अपना मतलब सर्विलांस थोड़ा ठीक किया और
हमने शॉकिंग रिजल्ट्स देखा कि केरला के अंदर में काफ़ी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन उसके बाद अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो फिर से एक सेकंड सर्ज आया है और उसके अंदर करीब-करीब 1000 केसेस पर डे आते जा रहा है। कुछ ऐसे मछुआरा वाला जो एक बस्ती है, बहुत सारे गाँव हैं, उसके अंदर कम्युनिटी ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर रेट से है। तो इसको टैकल कैसे कर सकते हैं? टैकल करने के 3, 4, 5 पॉइंट बताया राइटर ने। सबसे पहला कि मास टेस्टिंग की ज़रूरत है पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट, शॉप, रिटेल्स, आप सब जगह पे मास टेस्टिंग की किट्स लगाइए। अब बहुत सारे जो है मेथड्स आ गए हैं, सलाइवा टेस्ट और ये सब भी आ चुका है। तो उससे आप जल्द से जल्द जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिनका शुरू में सिम्पटम्स नहीं पता चलता है, उनको आप आइडेंटिफ़ाई करके और मूव आउट कीजिए। इसके अलावा माइल्ड और सिम्पैटिक जो पेशेंट है, मतलब जिसको सिम्पटम्स नहीं दिखता है शुरू में, उसको बहुत हल्का-फुल्का जो है वो उसके ऊपर में अभी फ़िलहाल असर है उसका, लेकिन फिर भी अब वो ट्रांसमिट तो कर ही सकता है बिकॉज़ उसके अंदर वायरस तो है ही। तो उन लोगों को भी आप कैसे छाँट सकते हो, इसके ऊपर में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिकॉज़ सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन होता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जल्द से जल्द आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उसको दुरुस्त करना होगा बिकॉज़ आपके यहाँ पे अभी नेचुरल डिज़ास्टर भी है, तो उससे भी जो रिलेटेड बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे आपके पास पहुँचेंगे और बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी पानी वानी भर गया होगा, तो उसको अभी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा स्टेट को ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना बनाए। जैसे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ बना हुआ है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि हेल्थ वर्कर्स को वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए। हेल्थ वर्कर्स ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे, पुलिस से तो ज़्यादा ही बढ़िया काम करेंगे और उनको जो आम जनता है उस उनको भी जो है कि वो एक रिलीफ़ टाइप का मिलेगा और हो सकता है कि कुछ जानकारी ही मिले अगर हेल्थ वर्कर जो है वहाँ ग्राउंड फ़ील्ड पे अगर ग्रास रूट लेवल पे वहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। इसके बाद आगे वो कहते हैं कि जो ओखी साइक्लोन 2017 के अंदर आया था और उसके बाद कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आया था 2018-19 में, तो इन सब में केरला को बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटी का जो बर्डन है वो झेलना पड़ा था, जो बर्डन है उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो है देश में इस यहाँ स्टेट में घाटा हो चुका था। तो इसके बाद फिर लैंडस्लाइड्स भी जो है वो हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने मुन्नार का सुना होगा और हमने डिस्कस भी किया था एयरटेल के अंदर में। तो उसमें हमने कैसा ये चीज़ देखा था कि जो देश के अंदर में जैसे कि अर्थक्वेक का ज़ोन का जो मार्किंग हुआ था उसी हिसाब से उसी लाइन्स पे लैंडस्लाइड के भी ज़ोन्स को मार्क किया गया था, जिसके अंदर केरला के बहुत सारे ऐसे ज़ोन्स जो थे, जो एरियाज़ थे वो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ थे। लेकिन वहाँ पे फिर भी जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो जो मेजर्स लेने चाहिए थे, प्रिवेंटिव मेजर्स, वो सब लिए नहीं गए। और इसके अलावा जो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट लिस्ट में बहुत सारे जैसे लाइसेंस वाले जैसे लैंड जो थे उसको भी लीज़ पे दे दिया गया, किसी-किसी अलग-अलग पर्पसेस के लिए। और जो कि बाद में चल कर के आज के डेट में जब लैंडस्लाइड वहाँ पे इतना ज़्यादा कैटास्ट्रॉफ़िक साबित हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। तो इसी पे राइटर कहते हैं कि देखिए, हम नेचुरल डिज़ास्टर को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो डिज़ास्टर बिकॉज़ ऑफ द ग्रीड है, ह्यूमन ग्रीड है, उसको तो हम ज़रूर ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्टेट के अंदर में बहुत सारे जो लाइसेंस्ड आपके एनवायरमेंटली वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उन सबको रिव्यू करने की ज़रूरत है इमीडिएट बेसिस पे और उनको कैसे करके हम आइडेंटिफ़ाई कर के और उसको लो रिस्क प्रोन एरिया बनाएँ, उनको इंश्योर करवाने की सबसे पहले अर्जेंट में ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट को। बिकॉज़ अभी जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस चल रहा है स्टेट ऑफ केरला के अंदर में, तो वो बिल्कुल भी सैटिस्फाइंग नहीं है बिकॉज़ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ चैलेंजेस आए हैं स्टेट के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो विज़िट की थी अभी कुछ दिन पहले केरला के अंदर में गोल्ड स्मगलिंग केस के अंदर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे यहाँ डिप्लोमैटिक डिप्लोमैटिक चैनल के थ्रू जो कि एयर फ्लाइट से किसी दूसरे देश के अंदर जाता है और वो जो बैग है डिप्लोमेटिक बैग उसको कोई भी दूसरा कोई सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो चेक नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो दोनों देश के डिप्लोमेट्स हैं वही लोग उनको रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं, उसके थ्रू गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी। तो इसके ऊपर अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अब पूछताछ जारी है और स्टेट के अंदर बहुत सारे जो छापेमारी है वो चालू है। इसके अलावा स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी, इसके अंदर में यूएस बेस्ड एक फर्म आया था जो कि केरला स्टेट के अंदर में सिटीजन से
डाटा कलेक्ट कर रहा था और इसके ऊपर उनको बिल्कुल फ्री दे दिया था कि आप जा कर के डाटा कलेक्ट कर सकते हो। बाद में जब ये पता चला और सीपीआई की जो गवर्नमेंट है, मिनिस्टर है, उनसे जब पूछा गया तो वो भी इस चीज़ के ऊपर स्पीचलेस रह गए कि वो ऐसा कैसे परमिशन दे सकते हैं ऐसे किसी बाहर देश की कंपनी को डाटा कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर है, वो हमेशा देसी तरीकों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि वो फॉरेन कंसल्टेंसीज के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड परचेजिंग सेलिंग के ऊपर में वो ज़्यादा आजकल दिखते आ रहे हैं। तो ये सब जो है उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके अलावा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट की गई है जो बहुत सारे गोल्ड स्मगलिंग केसेस के हैंडलिंग के लिए, इसके अलावा फिर अभी वहाँ धांधली भी चलते रहती है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर में। फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस जो है, केरला स्टेट पीसीएस के अंदर प्लेगरिज्म, चीटिंग और ये सब का जो है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे केसेस अभी सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ को आपको समराइज़ करके देखेंगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी रिजीम जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अल्टरनेट की तरह से वहाँ पे देखा जाता है, देश में भी देखा जाता है, तो वो आजकल असमर्थ रह पा रही है अपने काम-काज को दुरुस्त तरीके से करने में, और जिस वजह से ये चिंताजनक बात है। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, जो कि जीएस पेपर 2 जुडिशरी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज़ कंटेम्प्ट। अब देखिए कंटेम्प्ट और क्रिटिसिज्म के बीच में क्या अंतर है, इस चीज़ को बहुत सारे केसेस के तौर पे ये बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये डिफाइन करा है इन्होंने कि एक्चुअली में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। तो सेक्शन 2C कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइन करता है कि कोई सा भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है जो कि कहीं पे भी अगर कोई बात पब्लिश की गई हो या फिर कोई मुंह से बोला हो, जिसके वजह से जो कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो उसको ऊपर सवालिया निशान लगा हो, उसकी बेइज्जती हुई हो, या फिर उसकी कोई प्रोसीडिंग्स है उसमें बाधा पड़ा हो, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करवाना चाहे। मान लीजिए किसी को अगर वो जेल में पहुंचाना चाहता है या फिर उसके ऊपर कुछ सैंक्शन लगाया गया है, वो चीज़ वो मानने से मना कर दे तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब इसके अंदर राइटर ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी इस आर्टिकल के अंदर उनकी वकालत नहीं कर रहा जो कि जानबूझ करके डिसोबीडिएंट लिटिगेंट्स बनते हैं। उनको इग्नोर करके जो अपनी बात रखते हैं उनके ऊपर आप नहीं लगा सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये चीज़ सीके दफ्तारी वर्सेस ओपी गुप्ता 1971 केस में भी हमने देखा था, जिसके अंदर ये चीज़ स्पष्ट किया गया था कि कभी भी जुडिशियरी के डर से कोई अपने मत को ना रखे, ये फेयर नहीं होना चाहिए आम जनता के अंदर। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर नहीं आता है। आप अपनी बात रखने को बिल्कुल भी स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रख सकते हो जब तक कि वो जुडिशियल काम काज में वो बाधा नहीं बनता है और इतना मतलब वैसे अब्यूजिव ना हो कि जुडिशियरी के इज्जत को हानि पहुंचे। तो ये बातें थी। अब इसको गलत फ़ायदा जो है बहुत बार जुडिशरी जो है उठा चुकी है इसके ऊपर, और जिस वजह से अब जो है ऐसा प्रशांत भूषण का भी जो केस आया है उसके ऊपर जो इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और कि क्या-क्या इसके अंदर बातें हैं और क्या नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे जो है कि अब सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं। इनफैक्ट जो आर्टिकल 19(1) है वो भी राइट टू जो गारंटी देता है आपको फ्रीडम, जो एक्सप्रेशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो देता है, उसमें भी कुछ एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको जानने के बाद आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर में भी जो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको डिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइडलाइंस इस प्रकार से है। गाइडलाइंस इस पर कि जैसे सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि जो कमेंट किया गया है जिसको आप इसके दायरे में रख रहे हैं, कमेंट कंटेम्प्ट के दायरे में रख रहे हैं, वो कैसा कमेंट है। वो मैलिशियस है, मतलब उससे आपको आपके जुरिस्डिक्शन को, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को, या फिर जो कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसको डिफेम किया जा रहा है, या फिर वो एज एन इंडिविजुअल कमेंट किया है किसी एक जज के इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट के बारे में, जो कि वो जैसे अगर कोर्ट के बाहर वो कुछ काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर कुछ कमेंट किया गया है तो वो कंटेम्प्ट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी कमेंट जो है उसको 3 या 4 सेक्शन में जो है पहले छाँटना चाहिए। सबसे पहले कि वो सही में वो कमेंट है कि नहीं, या फिर कोई झूठा कोई बात कहा गया है।
वो बोनाफाइड है कि नहीं, उसको प्रूफ किया जा सकता है कि नहीं, डिफेमेटरी है क्या, क्या उसके वजह से मानहानि हो रही है, फिर वो कंटेम्प्ट के दायरे में आता है कि नहीं, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। अब डिफेमेशन का मतलब क्या, जैसे अगर पर्सनल लेवल पे अगर मानहानि होता है, तो अगर कोई जज के ऊपर में पर्सनल लेवल पे उनके कोई बातों पे अगर कोई सवाल निशान उठाता है, तो वो पर्सनल लेवल पे डिफेमेशन का कोर्स केस जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा वो कंटेम्प्ट का जो चार्ज है वो नहीं चला सकते हैं किसी भी आदमी के खिलाफ। तो ये कुछ अगर ऐसे कमेंट आते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी को रोकता है, बाधित करता है, उसके फेयर जो पालन है जुडिशरी का भी, जो जो ऑर्डर है उसको पालन में अगर वो बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको कंटेम्प्ट इसलिए माना जाता है बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसका जो एक प्रॉपर जो फंक्शनिंग है उसको जनता के सामने उसको सही ढंग से चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी इज्जत जो है वो बनी रहे। लेकिन राइटर ये भी कहते हैं कि कंटेम्प्ट कोई एक टूल नहीं है आपकी इज्जत को मेंटेन करने का। जैसे कि 1971 वाला जो हमने केस अभी डिस्कस किया ऊपर में, सीके द पाथराय वर्सेस ओपी गुप्ता 1971, इसके अंदर में भी कहा गया था कि ये कोई एक टूल नहीं है जिसके थ्रू आप अपने इज्जत को मेंटेन कर सकते हैं। वो चीज़ के आप सिर्फ इसको कंटेम्प्ट इसलिए कर सकते हैं अगर आपके कोई काम काज में बाधा आ जाती है, किसी कमेंट की वजह से आपको बेइज्जत किया जाता है, जुडिस आपको जो आपने जो ऑर्डर पालन किया है, पारित किया है, उसके ऊपर में अगर कोई अलग मैलिशियस कमेंट करता है, तो वो उसको आप कंटेम्प्ट के अंदर रख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में बताते हैं राइटर कि चीफ जस्टिस एम बेग, उन्होंने एक अपने जजमेंट में ये कहा था कि जुडिशियरी भी अपने आप को इम्यून नहीं कर सकती है अगर कोई ऐसा कमेंट आता है जो कि उसके कार्यकारी जो फंक्शनिंग है उसको दुरुस्त करने के लिए वो हेल्प कर सके। तो वो इस चीज़ को डिफाइन किए। उसके बाद जब वो रिटायर हो चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसे जजमेंट केस, एडीएम जबलपुर केस जो आया था 1976 में, तो उन्होंने ये एक कमेंट दिया था कि देखिए, जो भी ये केस का जो रिजल्ट आया उससे लॉ एंड ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा लॉ एंड मतलब सिर्फ और सिर्फ वो केस की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया। लॉ एंड ऑर्डर को कुछ खास वो चीज़ आगे चल करके उसको ऐसा उसके जजमेंट से उसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाया। तो इस वाले जो जो उनका कमेंट आया था उसके ऊपर उनके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगाया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये जो एक एक एग्जांपल हो सकता है कि कैसे उन्होंने एक कमेंट किया था जो कि उसके फंक्शनिंग के ऊपर था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कमेंट जो कंटेम्प्ट का जो गिल्टी वाला जो केस था वो नहीं चलाया गया। आगे और एग्जांपल्स देते हैं राइटर की, जैसे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर पी शिवशंकर जो है, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो जमींदारी के ऊपर में गोलकनाथ वाला केस हुआ था, फिर केशव नंदा भारती केस हुआ था, इसके बाद जो कूपर केस हुआ था जिसके अंदर बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था, उन सब से जो सिंपैथी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की सिंपैथी उस वाले केसेस से नहीं जुड़ी हुई थी। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सिंपैथी थी जिसके वो ऊपर ये इनको लैंडमार्क जजमेंट की तरह से उसको सामने लेकर के आए। इसके अलावा जो एंटी सोशल एलिमेंट्स लाइक फेरा वायलेटर्स या फिर जो ब्राइड बर्नर्स जो वधु को जो जला देते हैं, ये फिर रेप कन्विक्टर्स, ये लोग को एक हेवन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर, क्योंकि उनकी केसेस जो है वो बहुत साल साल जो है चलते जाता है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस नहीं चलाया था। इनफैक्ट जस्टिस सेवाक्सी मुखर्जी जो है उन्होंने ये चीज़ कहा था कि देखिए, जो मिनिस्टर हैं उनका लॉ बैकग्राउंड भी रहा है, लेकिन फिर भी उनके जो वर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा हार्श नहीं होने चाहिए थे। उनको अपने वर्ड्स के ऊपर थोड़े कंट्रोल कर रखना चाहिए, और अगर वो इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या फिर जुडिशरी के ऊपर इनफैक्ट, तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि ये जो लूप होल्स है लॉ के अंदर में वो बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन है, नॉट बिकॉज ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ लॉ के ऊपर काम करती है। इसके बाद कुछ चीज़ें अगेंस्ट में भी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अरुंधति रॉय जो है उनको काफ़ी बार जो है कंटेम्प्ट ऑफ के लिए गिल्टी पाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल वो सरदार सरोवर डैम के ऊपर जो जजमेंट आया था उसके ऊपर उन्होंने ऐसा लिटिगेशन लगाया था कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर है, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर में, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर एक्चुअली, वो बाहर जा कर के और फिर वहाँ पे वो प्रदर्शन कर रही थी कि ये काफ़ी जो जजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा
जल्दबाजी में लिया गया और इसको और भी ज़्यादा इसके ऊपर परखने की ज़रूरत थी। आपको इतनी जल्दी जजमेंट सुनाने की बात नहीं थी। तो इसके ऊपर उनके ऊपर कंटेम्प्ट चार्जेस लगाए गए और उनको 1 दिन के लिए थाने में रखा गया था। इसके अलावा ये केस यहाँ पे नहीं बताया गया, मैं वैसे बताता हूँ। एक बार और उनके ऊपर कंटेम्प्ट केस लगा था, जब एक प्रोफ़ेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के साईं बाबा, जिनको जो गुजरात राइट हुआ था उसके अंदर कन्विक्ट पाया गया था और वो करीब-करीब 90% जो है पैरालाइज़ थे। तो उनको नहीं, सॉरी, 90% पैरालाइज़ थे, उनको कन्विक्ट पाया गया था, लेकिन वो ऐसा था कि वो ये दलील दी थी कि जब गुजरात राइट केसेस वालों को बेल मिल सकता है, तो ये प्रोफ़ेसर हैं और 90% पैरालाइज़्ड हैं, तो इनको क्यों नहीं मिल सकता है? ऐसा था केस। तो उस वाले केस में अभी इनको कंटेम्प्ट चार्जेस लगाए गए थे कि वो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के ऊपर में और जो है वो बाधा बन रही है, बिकॉज़ उनके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो उनको आने के लिए कोर्ट के अंदर वो कहा गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं थीं और वो वहाँ पे जाके हाज़िरी नहीं लगा पाईं, जिस वजह से उनके ऊपर कंटेम्प्ट केसेस लगाया गया था। वो ये लिटिगेशन लगाई थी, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं था, लेकिन वो वहाँ पहुँची नहीं, जिसके ऊपर कंटेम्प्ट के इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि वो डरे ना, वो जाएँ वहाँ पे, हम उनकी बातों को, जेन्युइन बातों को सुनने के लिए ही उनको हियरिंग के लिए बुलाया है और उनके ऊपर कंटेम्प्ट चार्जेस हट जाएँगे वन्स सिविल अपीयर इन हाई कोर्ट। तो ये जब आप देख सकते हो कि पहले वाले एग्जाम्पल से और इस वाले एग्जाम्पल में क्या अंतर है। पहले वाले एग्जाम्पल में वो कमेंट किए थे वो लोग जजमेंट के बाद, उनके कमेंट के मतलब जजमेंट के बारे में कमेंट किया था कि वो पॉपुलर नहीं है, वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए हुआ, उतना कुछ खास ऐड या सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाया हमारे लॉ के अंदर में। तो वो उतना ज़्यादा मैलिशियस नहीं था, लेकिन अरुंधति रॉय बिकॉज़ वो एक एक्टिविस्ट भी थी सरदार सरोवर डैम के टाइम पे, और फिर उसके बाद वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, और फिर बहुत ज़्यादा वो बुकर प्राइज़ विनर भी हैं, तो वो इतने पॉपुलर हैं और वो फिर इस प्रकार के एजिटेशंस और ग्रुप ऑफ पीपल लेकर के और कहीं पे अगर प्रदर्शन करती थी कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट के चार्जेस चलाए गए थे। तो लास्ट में समरी में यही कहते हैं राइटर कि देखिए, ये सारी बातों से आपको ये साफ हो गया होगा कि प्रशांत भूषण वाला जो केस था, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोर्ट के जुडिशरी की डिग्निटी के ऊपर कुछ सवाल उठाया गया। हाँ, ये चीज़ था कि वो कुछ ऐसे कंटेंट लिखे थे जो कि वो प्रूफ़ नहीं कर पाए, जैसे कि वो बाइक चला रहे थे वो चीफ़ जस्टिस, ये प्रूफ़ नहीं कर पाए, तो इस वजह से वो कहीं न कहीं झूठा साबित हो गए। इसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए आगे से, लेकिन वो कंटेम्प्ट और इतना सीरियस इश्यू तो नहीं है, उनके हिसाब से। नेक्स्ट आर्टिकल है जुरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन रनिंग ऑफ दिल्ली। तो देखिए, जैसे जीएस2 गवर्नेंस इंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये दोनों से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो इसके अंतर्गत आप देखिए कि पहले एक जजमेंट आया था हमारा 2018 के अंदर में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट सुनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब इसके अंदर में दोनों के जो पक्ष हैं उन दोनों को बताया गया था कि आपके क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, जो कि आपके यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी जो है, उस इन दोनों का क्या क्या फंक्शनिंग रह सकता है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक जो है कि वो डाटा था, जैसे 1000 पेजेस का एनालिसिस था, और इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए गए थे, और उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ से भी बताया गया था, और कोर्ट की तरफ से भी उनको सुझाया गया था कि भाई आप ऐसे ऐसे काम कीजिए। इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर बातें की गई थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्साइंस, प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म। अब देखिए, फेडरलिज्म वर्ड से ही आपको ये समझ में आता होगा इंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। फेडरलिज्म जो यूएसए की फेडरलिज्म है, थोड़ा बेसिक्स अगर हम डिस्कस करें, वैसे आपको पता होगा कि फेडरलिज्म यूएसए की जो फेडरलिज्म है और हमारे फेडरलिज्म के अंदर में अंतर है। यूएसए की फेडरलिज्म ऐसा है कि सारे स्टेट्स जो हैं वो अपने लिए ज़िम्मेवार हैं, और वो चाहें अगर, तो वो जो एक यूनियन है उससे वो हट करके अपनी एक इंडिपेंडेंस प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं। हमारे देश में क्वासी फेडरलिज्म है। यहाँ पे हमारा कंट्री जो है वो फेडरल भी है, और वो अगर टाइम पड़े तो वो यूनिटरी भी कन्वर्ट हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट में कुछ ऐसी गतिविधि हमें लगती है सेंटर को, जिसके वजह से वो स्टेट इंडिपेंडेंट होने की सोचने लग जाए और अपने आप को एक देश डिक्लेयर करने लग जाए, तो वहाँ पे हम लोग इमरजेंसी लगा करके, प्रेसिडेंट्स रूल लगा करके
उसको सेंटर के थ्रू गवर्न कर सकते हैं। या फिर अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगता है तो पूरे देश में जितने भी स्टेट्स हैं वो सब कुछ सेंटर के अंडर में आ जाता है। तो ये हम लोग उस टाइम पे यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाते हैं, हम लोग उस समय कोई फेडरल गवर्नमेंट नहीं रहते हैं, तो इस वजह से क्वासी फेडरलिज्म हमें कहा जाता है। तो इसके अंदर में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आता है, जैसे कि हर एक स्टेट को ये अनिवार्य है कि वो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं जिसके अंदर वो कोऑपरेट करके चले सेंटर के साथ, सेंटर उसके साथ कोऑपरेट करके चले स्टेट के साथ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर आता है। तो इन सब के बारे में भी उसके अंदर बात की गई थी। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उनको जो रियल फंक्शंस है उनका उसको बताया गया था, और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये चीज़ रिमाइंड करवाया गया था कि स्पेशल कैटेगरी है, यूनियन टेरिटरी है आपका, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं लॉस के वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो इस वजह से जो हारमोनियस फंक्शनिंग के लिए आपको गवर्नर के साथ मिलजुल कर का काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने सुना भी होगा कि 2018-17 के टाइम पे अंदीना धरना पे बैठ जाते थे केजरीवाल साहब, तो उसके ऊपर फिर ये सब जो सारा कुछ जो है कि डायरेक्शन दिया गया था। अब इसके अंदर बताया गया था कि देखिए हर एक मामले के अंदर में आपको एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेना ज़रूरी है, उनसे एडवाइस लेना ज़रूरी है, सिवाय लैंड पब्लिक ऑर्डर और पुलिसिंग वाले जो मैटर्स हैं उसको छोड़ करके। इसके अलावा आप जो लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर हैं वो कोई सा भी स्टेट गवर्नमेंट का डिसीज़न को ओवर रूल नहीं करेंगे जब तक कि वो आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है, जैसे कि लैंड पब्लिक और पुलिसिंग वाले के अंदर नहीं आता है। इसके अलावा वो ये भी बताया गया थे, मतलब जैसे कोर्ट के डिसीजन के अंदर ये भी चीज़ क्लियर किया गया कि जितना भी जो अगर ऑप्शनल ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 239 ए सब क्लॉज 4 का अगर प्रोविज़न देखा जाए, जो डिफरेंस इन ओपिनियन अगर हो लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच में कोई सा भी मैटर के ऊपर, तो वो जो मुद्दा है उस चीज़ को प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करने के लिए बाध्य हैं दोनों ही। और इस मैटर के ऊपर में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि जो ये मैटर है जिसमें प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करना है, डिफरेंस ऑफ डिसीजन है, डिसीजन तो उसके अंदर में वो अगर बहुत अर्जेंट मैटर है तो वो खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वाले डिसीजन से बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं लोग, कि जैसे अगर चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर कि फ्रस्ट्रेट करना है एफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो क्या कर सकता है कि वो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जो भी वो डिसीजन हो जिसमें उनको खुद की अपनी अगर चलानी है, तो वो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मैटर ऑफ डिसीजन के कॉन्फ्लिक्ट हैं और मैं कुछ और सोचता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और सोचता है, जिस वजह से हमें प्रेसिडेंट को रेफर करने की बात है, लेकिन अभी प्रेसिडेंट फ्री नहीं है और अर्जेंटली इसके ऊपर डिसीजन लेना है, जिस वजह से मैं इसके ऊपर अपना ये डिसीजन डाल रहा हूँ। और उस चीज़ को वो लीगली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लीगली मतलब हटा भी नहीं सकते हैं, उसको मना भी नहीं कर सकते, उसको ये चीज़ मानना ही पड़ेगा। तो और अल्टीमेटली देखिए कि लैंड पुलिस और पब्लिक जो ऑर्डर है उनको तो वो गवर्न कर ही रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर चल ही रही थी उसके ऊपर। इसके अलावा भी जितने जो क्षेत्र बच जाते हैं उसमें अगर वो चाहे तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर में वो उसके अपनी बातों को मनवा सकते हैं। अभी देखिए इसका एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर, कि दिल्ली राइट के अंदर में क्या हुआ कि दिल्ली राइट के जो जांच और ये सब जो केस हुआ था अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो उसके ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से जो है एक लॉयर नियुक्त किया गया था। लेकिन कुछ ही दिन के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया था कि इन सब लॉयर्स में से किसी एक लॉयर को आप चुन करके वहाँ पहुँचाइए। लेकिन उन लॉयर्स को नहीं चुना गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, बिकॉज़ आपको पता होगा कि पुलिस और दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसके बीच में, तो केजरीवाल गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा-सा प्रॉब्लम चलता है। तो ऐसा देखा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसी प्रोविज़न 239 ए सब क्लॉज़ 4 के तहत उन्होंने अपना एक खुद का लॉयर जो है, जो कि पुलिस लिस्ट से लिया गया था, वो वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया इनके केस के लिए। और ये कह दिया गया कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और जिस वजह से मैंने ये चीज़ को नियुक्त किया है। अब इसके ऊपर राइटर कहते हैं कि क्या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो और जो चीफ मिनिस्टर है, इसके बीच में जो पावर टसल है, इसके अंदर बीच में जो फॉल्ट लाइन है ये प्रोविज़न, तो उसको आप हटा सकते हो, या फिर उसके बीच में क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट अपना काम सही ढंग से कर सके। तो वो कहते हैं हाँ, ऐसा एनसीटी दिल्ली केस सुपड़ा के अंदर ये चीज़ आया था, ये रिवील किया गया था कि द वर्ड एनी मैटर एम्प्लॉयड इन द प्रोविजर आर्टिकल
239 AA सब क्लास 4, उसका मतलब ये नहीं, एनी मैटर का मतलब ये नहीं कि एवरी मैटर होता है। वो सिर्फ स्पेशल और एक्सेप्शनल केसेस में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस चीज़ को इन्वोक कर सकते हैं, और इस चीज़ को आगे मेंटेन करके रखना, प्रिंसिपल के साथ कोलैबोरेट करके रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को गवर्न करने के लायक है। कि जैसे कोई भी अगर जुरिस्डिक्शन का बात आता है, तो कोई अगर हाईएस्ट लेवल का बात हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ही जो है कि प्रेसिडेंट के लिए समन किया जा सकता है, उसको उस बात को प्रेसिडेंट के लिए रखा जा सकता है, और ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर कहे कि ठीक है, ये हमारे ओपिनियन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिसीजन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जिस सिचुएशन में मैंने ये प्रोविज़ो जो है वो लागू किया है। जो कोर्ट है, कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये चीज़ बिल्कुल साफ अक्षरों में कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए आप सारे डिसीजंस को इससे नहीं ओवररूल कर सकते हो। मतलब अगर जो चीज़ को अगर आप बाहर प्रेसिडेंट के लिए छोड़ते भी हो, तो उसमें भी कुछ एजेंडाज़ जो है स्टेट के भी आपको मानने पड़ेंगे। आप सारे बातों पर ये नहीं कह सकते हो कि मतलब जो भी एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बात है अभी, उसके अंदर में 4, 5, 6 टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स में से पाँचों टॉपिक को आप ले जाके प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हो। आप उसमें से 2-3 टॉपिक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी आपको मानना ज़रूरी है, तभी जो है हम लोग का ये अपहेल्ड हो सकेगा। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल है, उस चीज़ को आप अपहेल्ड कर सकते हो, उसको सशक्त कर सकते हो। अब इसके अलावा भी ये चीज़ कहा है कि जैसे इसी बहाने जो सेंटर है उसके पास जो पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है ऑन मैटर्स ऑफ लॉ, लैंड, और ऑन मैटर्स ऑफ लैंड, पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है इसके ऊपर। तो अब इसके अलावा और किसी टॉपिक के ऊपर लेजिस्लेशन जो है वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसी के द्वारा होनी चाहिए। जो वहाँ का जो हाउस है आपका, तो उसी के द्वारा होना चाहिए। ये नहीं कि यूनियन मिनिस्टर हर एक बात पे लॉ बना करके और वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में थोप रहा है। अब इसके बाद लास्ट वर्ड्स में ये कहते हैं कि फाइनली आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये एडवाइस भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस भी किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि देखिए, आप रिप्रेजेंटेटिव हो प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट से आप नॉमिनी के हो, और उसके बाद दूसरे तरफ में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल, पीपल ने चुन करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वहाँ पे खड़ा किया, तो आप बिल्कुल ओवररूल नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप प्रेसिडेंट के नॉमिनी हो उस जगह पे, तो आपको वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है और हार्मोनी लेकर के आना है उस प्रोसीडिंग्स में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। इंस्टेड अभी क्या हो रहा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हॉस्टाइल एटीट्यूड के द्वारा वहाँ पे जो एक फैसिलिटेटर का जो उनको रोल निभाना चाहिए था, उसके विरुद्ध कुछ और ही वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर राइटर उनको कहते हैं कि आपको इन सब बातों पे, माना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ डिफाइन नहीं किया कि किस किस पैरामीटर एग्जैक्टली किस किस गाइडलाइंस के ऊपर हमें जो है कि वो जो मतलब एक्सेप्शनल जो केसेस हैं उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं जिसके ऊपर जो है कि वो सारी बातें प्रेसिडेंट को रेफ़र किया जा सकता है। लेकिन स्टिल जो भी चीज़ उन्होंने कहा है, उस चीज़ को भी तो अभी फ़िलहाल अपहेल्ड नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है, तो ये तो अगर लॉयर को अपॉइंट करने वाला तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, जिसके ऊपर इन्होंने ये चीज़ चेंज करा। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल था हमारा। अभी नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सलाइवा टेस्ट के लिए, जो एक नया जो सलाइवा टेस्ट निकला है उसके ऊपर है। तो इसके अंदर में ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन आप मेंस के लिए तो ये आप एक सिर्फ पॉइंट ही लिख सकते हो कि जैसे हाई स्पीड टेस्टिंग के लिए बहुत सारे मेजर्स आ गए हैं हमारे पास। तो जैसे सलाइवा टेस्ट, उसको भी हम बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो हेल्थ मशीनरीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है, ट्रेन पर्सनल की कमी है। तो अगर सलाइवा टेस्ट जो है वो अगर हम सैंपल्स भी कलेक्ट कर करके अगर लैब की तरफ पहुंचा सकते हैं कहीं पे, तो उससे भी जो है कि बहुत ज़्यादा हमारा एक बूस्ट मिलेगा चेकिंग में। जैसे चेकिंग जो है बहुत सारे अभी स्टेट में अभी भी जो है कि 50,000 टेस्ट एक दिन में नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे स्टेट में होने लग गए हैं, लेकिन बहुत जगह पे अभी भी नहीं हो रहे हैं। तो वो चीज़ को आप कैसे बूस्ट कर सकते हो, जब हमें ये पता है, साउथ कोरिया का हमारे पास एग्जांपल है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चेक करेंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करके हटा पाएँगे। तो अब ये जो सलाइवा वाला टेस्ट है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें देखिए पहले ऐसा होता था कि जो स्वैब टेस्ट होता है, सबसे पहले एंटीबॉडी टेस्ट आया था, उसके अंदर में 2 दिन का टाइम लगता था किसी भी टेस्ट को
का रिजल्ट बताने में। वो ठीक था, वो उसमें सेंसिटिविटी रेट भी जो था वो भी ठीक था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, जिस वजह से इतने मास में जो इंडिया के जो पॉपुलेशन है उनका टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इनफैक्ट हमारे पास लेबोरेटरी भी जो थे वो बहुत उस टाइम पे कम थे। इसके बाद आया आरटी-पीसीआर टेस्ट, जिसके अंदर स्वैब टेस्ट होता था, जिसके अंदर कफ जो है वो लिया जाता था, या फिर नोज़ की जो सैंपल्स हैं उसको कुछ लिए करके, और उसके बाद उसको जो सैंपल है उसके अंदर डीएनए सैंपल जो है उसको देखा जाता था, और उस डीएनए के थ्रू जो है कि ये पता लगाया जाता था कि उस बंदे के डीएनए के अंदर में कुछ भी वायरस है कि नहीं। अगर वो थोड़ा-सा भी वायरस हो तो उसको, वो बहुत थोड़ा छोटा-सा ऐसा दिखता था हमें कि वहाँ पे वायरस का प्रेज़ेंस है, तो उसको एनलार्ज करके, मैग्नीफाई कर के और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आगे बताई जाती थी। तो उसमें कभी-कभी ऐसा होता था कि चूँकि हम मैग्नीफाई कर रहे हैं तो वो मैग्निफिकेशन कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था, जिस वजह से जो रिज़ल्ट्स हैं वो गलत आने लग गए थे। तो अब ये जो सलाइवा टेस्ट है, इसके अंदर जो है कि छोटी से छोटी भी अगर 6 से 10 सैंपलिंग्स भी पर लिड, माइक्रो लिड अगर मौजूद है बॉडी के अंदर में, तो वो भी जो है डिटेक्ट हो जाता है। इस सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इंडिया के अंदर जहाँ पे ट्रेन्ड पर्सनल्स की अभी फ़िलहाल कमी हो रही है, और बहुत सारे जो डेथ हो गए हैं, तो बहुत सारे नर्स और ये लोग जो है कि अब वो काम भी नहीं करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा उतने एंथुसियास्टिकली जैसा वो पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे ट्रेन्ड पर्सनल की कमी होने के कारण ऐसे सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए हम कॉलेज स्टूडेंट्स को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, या फिर जो अभी ट्रेनीज़ हैं नर्सिंग में या फिर और से ज़्यादा स्टाफ में, तो उनको भी हम इसके अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं, बिकॉज़ इसके अंदर कुछ भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जो सैंपल है वो कोई भी एक 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 एपरेटस लेकर के, बीक लेकर के उसके अंदर अपना सैंपल डाल के, और जो जो भी सलाइवा का सैंपल है उसके अंदर डाल के उसको पैक करके और वापस वो जमा करवा सकता है कि आप इसका चेक करवा लीजिए। तो ये काफ़ी सही हो जाता है, और इसके अंदर और भी ज़्यादा कुछ हमें, बस एक छोटा-सा बीकर चाहिए, और तो हमें कुछ और ज़्यादा एपरेटस भी नहीं चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव हो जाता है, और इससे एक बार में बहुत सारे, मतलब इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेंसिटिविटी जो है इसकी 90% के करीब में। तो ये देखिए कि अब जब ये यूएसए की तरफ से अप्रूव हो चुका है, तो अब इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, ख़ास करके जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट हम लोग करवा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट आर्टिकल है एलिगेशंस ऑन करप्शन इश्यू। तो इसके अंदर जब प्रशांत भूषण साहब का जो अभी केस चल रहा था, तो उसी टाइम पे, वो केस के टाइम पे ऐसा कहा गया था, जो जज की जो जो बेंच था उसके द्वारा, कि हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि अब से कि पब्लिकली जुडिशरी के ऊपर करप्शन का केसेस आप कब रिलीज़ कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो जुडिशरी के अंदर करप्शन हो रहा है। कौन-कौन से बेसिस ऐसे डिफाइन किए जाएँ, मतलब होंगे कि जिसके ऊपर से आपको आपको ये लगे, अगर और ये सब चीज़ अगर हो रहा है गाइडलाइंस में, कि अगर मान लीजिए ए, बी, सी, डी ये 3 चीज़ हो रहा है, तभी हमको ऐसा मानना चाहिए कि जुडिशरी के अंदर में करप्शन हो रहा है, और हम इस चीज़ को मीडिया में दे सकते हैं। सिर्फ़ अपने खुद के सोच के ऊपर में, या फिर कुछ भी ऐसा बिना इर्रेशनल थॉट्स के ऊपर में आप ट्विटर या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर जुडिशरी के ऊपर में आप सवाल या निशान नहीं उठा सकते हो। इस बात के ऊपर में आज जजमेंट आने वाली है। अब इसके अंदर पहले 2 जजेस थे, लेकिन बाद में जो अरुण मिश्रा जज हैं, जो कि प्रशांत भूषण साहब का भी केस देख रहे थे, जिन्होंने सो मोटो कॉग्निशन लिया था, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्वड होंगे, और वो देखेंगे कि प्रिजर्वेंस ऑफ द राइट एंड इंटरेस्ट एंड डिग्निटी ऑफ द जजेस इसके अंदर ठीक-ठाक से और फेयर तरीके से इसके अंदर आगे चल कर के जजमेंट आए। तो जो भी इसका जो जजमेंट आएगा उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल द वर्ड करप्शन के बारे में इसके अंदर बताया गया है, वो ये है। इसके जो और बाकी के जो मेजर्स हैं वो चीज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन ये करप्शन वाली जो बात है इसके ऊपर बात हम करते हैं कि वर्ड करप्शन को डिफाइन किया है कि ये काफ़ी एक वाइडर सेंस में है, जो कि इंक्लूड करता है बहुत सारे अलग-अलग मीन्स और मेजर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई करप्शन का डेफिनेशन अगर देखें, तो वो उसके अंदर ब्राइबरी, इम्बेज़मेंट, थेफ्ट, फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन या फेवरेटिज़्म, नेपोटिज़्म, ये सब का कंडक्ट अगर होता है, इन सब को इकट्ठे या फिर इंडिविजुअली भी आप करप्शन कह सकते हो। अगर इन सब में से कोई एक चीज़ में इन सम्मिलित पाए जाते हैं कोई जज, तो ही आगे इसके ऊपर जो आज की जजमेंट है उसमें बताई जाएगी कि क्या-क्या गाइडलाइंस एश्योर्ड हुए, कि अगर इसमें से कोई एक जो जज है, वो अगर इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ में पाया जाता है, तभी आप इस चीज़ को करप्शन कह सकते हैं, और आप ट्विटर या फिर कोई सोशल मीडिया में जा कर के अपने बयान दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।